आज हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन पढ़ने वाले हैं, म्यूनिसिपैलिटी पढ़ने वाले हैं और नीति आयोग को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे। 3 टॉपिक्स मैं इस वीडियो में पढ़ाऊंगी। मेरा नाम है शीतल राजपूत। वेलकम टू जेके एग्जाम क्रैकर। इंट्रोडक्शन देंगे हम सबसे पहले पंचायती राज का। रूरल डेवलपमेंट जो है ये मेन ऑब्जेक्टिव होता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का। और ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं ये भारत की सभी स्टेट्स में बनाई जाती हैं एक्सेप्ट नागालैंड, मेघालय, मिजोरम। और सभी यूनियन टेरिटरीज में भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को बनाया जाता है एक्सेप्ट दिल्ली। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कुछ अदर एरियाज में भी इनको नहीं बनाया जाता है, जैसे कि स्केड्यूल एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स। कौन कौन सी स्टेट? जो हिल एरियाज है मणिपुर की, फॉर विच अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट, जहां पे पंचायती राज की जगह डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाई जाती हैं। और वेस्ट बंगाल का जो दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट है, आप मुझे बताओ दार्जिलिंग किस चीज के लिए फेमस है? फॉर विच दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल एग्जिस्ट। तो वहां पर क्या है? दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है, इस वजह से वहां पर भी पंचायती राज को इस्टेब्लिश नहीं किया है। ठीक है, अब देखो द टर्म पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज, क्या सिग्निफाई करता है? रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो हम इसको ऐसे भी बोलते हैं लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में क्या क्या आ जाता है? एक तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आते हैं और दूसरा म्यूनिसिपैलिटी आता है, राइट? It has been established in all the states of India by the acts of state legislatures to build democracy at the grassroots level। तो क्यों ये हर स्टेट में बनाया है? ताकि ग्रास रूट लेवल से ही हम डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग करें। और ये किसका विजन था? ये विजन था गांधी जी का, जो हमने डीपीएसपी में भी पढ़ा था। डीपीएसपी कौन से पार्ट में आते हैं? पार्ट 4 में आते हैं, फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51। इसमें हमने इन प्रिंसिपल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया था: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल्स और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स। तो जो गांधीयन प्रिंसिपल था उसमें भी हमने पंचायती राज पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। और वो कौन से आर्टिकल में आता था? आर्टिकल 40, राइट? तो आपको ये याद रखना है। तो ये विजन था गांधी जी का। इट इज इंटरेस्टेड विद रूरल डेवलपमेंट। काम क्या है पंचायती राज का? देहाती जो इलाके हैं, रूरल जो एरियाज है, वहां पर डेवलपमेंट्स हो सके। और ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हुआ? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। तो ये आपको याद रखना है। 73rd इज फॉर पंचायत एंड 74th इज फॉर म्यूनिसिपैलिटीज। तो अभी हम सिर्फ पंचायती राज को पढ़ रहे हैं। और ये कैसे होता है? स्टेट लेजिस्लेचर्स इस पर एक्ट बनाती है, सेंटर नहीं बनाती है, स्टेट बनाती है। ठीक है, 3 टायर सिस्टम है हमारे यहाँ पे, 3 टायर स्ट्रक्चर है। 3 टायर मतलब सबसे पहले आ गया सेंट्रल लेवल, फिर आ गया स्टेट लेवल और फिर आ गया लोकल बॉडीज। और अभी हम लोकल बॉडीज को ही पढ़ रहे हैं। सेंट्रल लेवल पर हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ लिया है, स्टेट लेवल पर हमने स्टेट एग्जीक्यूटिव को भी कवर किया है, और अब हम 3rd टायर पढ़ रहे हैं जो है रूरल गवर्नमेंट। जो एम है पंचायती राज का वो क्या है? डेवलप करना लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिस्ट्रिक्ट्स में, जोन्स में और विलेजेस में। ठीक है, अब हम देखते हैं एवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। There were a number of committees appointed by the government of India to study the implementation of self-government at the rural level and also recommend some steps in achieving the goal। तो बहुत सारी कमेटी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपॉइंट की टाइमली इम्प्लीमेंट करने के लिए कि हम गवर्नमेंट को रूरल लेवल पर कैसे इम्प्लीमेंट करें। ठीक है, तो सबसे पहले जो थी ये थी बलवंत राय मेहता कमेटी। ठीक है, बलवंत राय मेहता कमेटी। जनवरी 1957 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट की एक कमेटी जो थी बलवंत राय मेहता कमेटी, टू एग्जामाइन द वर्किंग ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड नेशनल एक्सटेंशन सर्विस। तो ये जो प्रोग्राम्स ये ऑलरेडी थे, इनकी वर्किंग को एग्जामाइन करने के लिए गवर्नमेंट ने 1957 में क्या कमेटी बनाई? बलवंत राय मेहता कमेटी। एंड टू सजेस्ट मेजर्स फॉर देयर बेटर वर्किंग। चेयरमैन कौन थे इस कमेटी के? ऑब्वियसली बात है बलवंत राय मेहता जी थे। The committee submitted its report in 1957। नवंबर 1957 में इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की और इन्होंने रेकमेंड किया एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, जिसको अल्टीमेटली क्या कहा गया? पंचायती राज
ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि जो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन है ये किसने रेकमेंड किया था? बलवंत राय मेहता कमेटी ने, और इसी को क्या कहा गया? पंचायती राज कहा गया। अब देख लो, जो मैंने अभी तक आपको बताया ना वो सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कमेटी को कब अपॉइंट किया, इसने क्या क्या सजेस्ट किए, कौन कौन से मेजर सजेस्ट किए, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस प्रोग्राम, और फिर इसने क्या कहा कि डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए लोकल गवर्नमेंट पे, और इसको पंचायती राज कहा गया। क्या क्या रिकमेंडेशन थी इस कमेटी की? इन्होंने 3 टायर पंचायती राज सिस्टम को रेकमेंड किया, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। तो ये जो ग्राम पंचायत है ये कहाँ पर होगा? ये विलेज लेवल पर होगा। पंचायत समिति होगा ब्लॉक लेवल पर, और जिला परिषद होगा कहाँ पर? डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। इन्होंने कहा कि डायरेक्टली इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कॉन्स्टिट्यूट करेंगे ग्राम पंचायत में, मतलब कि जो हमारी ग्राम पंचायत होगी, ग्राम यानी विलेज, विलेज में जो पंचायत होगी वो कैसी होगी? डायरेक्टली इलेक्टेड होगी। तो हमने देखा कि इलेक्शंस होते हैं, आजकल पंचायत के इलेक्शंस होते हैं जहाँ पर डायरेक्टली हम लोग अपने सरपंच पंचेस वगैरह को इलेक्ट करते हैं, मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और जो जिला परिषद और पंचायत समिति यानी ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इलेक्शंस होंगे वो इनडायरेक्टली होंगे, ठीक है, उनको हम लोग डायरेक्टली नहीं इलेक्ट करते हैं। यहाँ तक समझ आई आपको? फिर इन्होंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पंचायती राज सिस्टम। इन्होंने कहा कि जो प्लानिंग और डेवलपमेंट होना चाहिए ये पंचायती राज सिस्टम का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। इन्होंने कहा कि पंचायत समिति यानी ब्लॉक लेवल पे जो होगा वो एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, और जिला परिषद क्या होगा? एक एडवाइजरी और सुपरवाइजरी बॉडी होगी, ठीक है। ब्लॉक लेवल पर जो जिसको हम अपॉइंट करेंगे वो एग्जीक्यूटिव बॉडी की तरह काम करेगी, और जो जिला परिषद होगा, जिला परिषद यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो होगा ये एक एडवाइजरी और सुपरवाइजरी रोल प्ले करेगी। जो डीसी होगा, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, वो चेयरमैन होगा जिला परिषद का। तो हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन चेयरमैन होगा? डीसी होगा। It also requested for providing resources so as to help them discharge their duties and responsibilities. बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिक्वेस्ट किया कि ये जो हमारा ग्राम पंचायत है इनको हमने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने, तभी तो ये अपनी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से डिस्चार्ज कर पाएंगे। अगर हम इनको फंड्स ही एलोकेट नहीं करेंगे तो फिर काम कैसे होगा, ठीक है। अच्छा, सेकंड हमारे पास कौन सी आती है? अशोक मेहता कमेटी एंड पंचायती राज। इससे पहले मैं आपको बता दूं ये जो रिकमेंडेशंस थी बलवंत राय मेहता कमेटी की, इसको एक्सेप्ट कर दिया था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने, ठीक है। कब? 1958, जनवरी 1958 में नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल ने जो बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशंस थी इनको एक्सेप्ट कर दिया। काउंसिल डिड नॉट इंसिस्ट ऑन अ सिंगल रिजिड पैटर्न एंड लेफ्ट इट टू द स्टेट टू इवॉल्व देयर ओन पैटर्न सूटेबल टू लोकल कंडीशंस। मतलब कि जो काउंसिल थी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इन्होंने ये इंसिस्ट नहीं किया हर स्टेट को कि आपको 3 टायर स्ट्रक्चर को फॉलो करना है। इन्होंने स्टेट्स पर छोड़ दिया कि आप जैसे चाहें वैसे अपना पैटर्न को फॉलो कर सकते हैं, बट द बेसिक प्रिंसिपल्स और जो फंडामेंटल्स है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के वो आइडेंटिकल होने चाहिए थ्रू आउट द कंट्री। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, पहली स्टेट कौन सी थी जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इम्प्लीमेंट किया? वो थी राजस्थान। राजस्थान वॉज द फर्स्ट स्टेट टू इस्टेब्लिश पंचायती राज। द स्कीम वॉज इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। कब की थी? 2 अक्टूबर को की थी, 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान की कौन सी डिस्ट्रिक्ट थी? नागौर डिस्ट्रिक्ट, ये भी आपको याद रखना है। नागौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में पहली बार पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया था। चलो पहला तो सब याद रखते हैं, दूसरा कौन था? दूसरी स्टेट थी हमारी आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो ये दूसरी भी याद रख लो आप कि सेकंड स्टेट जिसने पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को इस्टेब्लिश किया ये थी आंध्र प्रदेश। इन्होंने भी 1959 में ही अडॉप्ट किया था। उसके बाद बहुत सारी स्टेट्स ने आगे आकर इसको इम्प्लीमेंट किया, और मैं बता दूं कि सबने 3 टायर सिस्टम को फॉलो नहीं किया था। कुछ ऐसी स्टेट्स भी थी जिन्होंने 2 टायर या 1 टायर सिस्टम को भी फॉलो किया था। इसमें से एग्जाम्पल अगर मैं आपको दूं तो राजस्थान ने तो 3 टायर सिस्टम को फॉलो किया, तमिलनाडु ने 2 टायर सिस्टम को फॉलो किया, और वहीं पर वेस्ट बंगाल ने 4 टायर सिस्टम को फॉलो किया, ठीक है। इतना समझ में आया? कुछ स्टेट्स ने न्याय पंचायत भी बनाई थी। न्याय पंचायत मतलब जुडिशियल पंचायत, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस को भी देखती थी, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं किस पर? अशोक मेहता कमेटी पर।
दिसंबर 1977 में जो जनता गवर्नमेंट थी, इन्होंने अपॉइंट की एक कमेटी ऑन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ अशोक मेहता। इन्होंने अपनी रिपोर्ट को सबमिट किया कब? 1978 में। और इन्होंने कितनी रिकमेंडेशन दी? 132 रिकमेंडेशन दी थी इन्होंने। टू रिवाइव एंड स्ट्रेंथन द डिक्लाइनिंग पंचायती राज सिस्टम इन द कंट्री। इनकी रिकमेंडेशन क्या थी? 3 टायर सिस्टम शुड बी रिप्लेस्ड विद द 2 टायर सिस्टम। इन्होंने कहा, जो बलवंत राय मेहता ने 3 टायर स्ट्रक्चर कहा था, उसको रिप्लेस करके 2 टायर स्ट्रक्चर पर आ जाओ। 2 टायर में क्या क्या होगा? एक तो जिला परिषद जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, और मंडल पंचायत जो ग्रुप ऑफ विलेजेस होगा। जो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा ये पहला लेवल ऑफ सुपरविजन होगा आफ्टर द स्टेट। स्टेट के बाद जो सुपरवाइज करेगा वो डिस्ट्रिक्ट लेवल होगा। जिला परिषद को एग्जीक्यूटिव बॉडी बना दिया जो रिस्पॉन्सिबल होगा प्लानिंग एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो इंस्टीट्यूशन थे जैसे कि जिला परिषद और मंडल पंचायत, इनका कंपलसरी टैक्सेशन पावर इनको दे दी। ठीक है, ये टैक्सेस लगा सकते हैं अब लोकल लेवल पर, और मोबिलाइज करेंगे अपने रिसोर्सेज इन टैक्सेस के थ्रू। अब इसमें और भी चीजें हैं अशोक मेहता कमेटी में, जैसे कि इन्होंने अ मिनिस्टर फॉर पंचायती राज शुड बी अपॉइंटेड इन द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, इन्होंने कहा कि पंचायती राज के लिए एक मिनिस्टर को अपॉइंट कीजिए स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में। इन्होंने कहा कि एससीज और एसटीज के लिए रिजर्व्ड होनी चाहिए सीट्स बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। एंड द लास्ट वन जो इन्होंने कहा वो था कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं कौन से वाले की बात कर रही हूँ? अशोक मेहता में ही इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन, मिनिस्टर फॉर पंचायती राज, ठीक है, एक मिनिस्टर होना चाहिए पंचायती राज के लिए, और एससीज और एसटीज के लिए सीट्स को रिजर्व कर दो। ये 3-4 चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं जीवीके राव कमेटी और पंचायती राज। द कमेटी वॉज अपॉइंटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1985। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ प्लानिंग कमीशन को कब अपॉइंट किया था, और प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कौन सी बॉडी ने किया है? ये यूपीएससी में पूछा गया सवाल है। और ये जो नई बॉडी है जिसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया, ये कब किया था? ये डेट मुझे बता देना। इसने रिकॉग्नाइज किया कि जो डेवलपमेंट है वाज नॉट सीन एट द ग्रास रूट लेवल ड्यू टू ब्यूरोक्रेटाइजेशन रिजल्टिंग इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बीइंग एड्रेस्ड एज ग्रास विदाउट रूट। इन्होंने क्या कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है ना, जो बाबू लोग हैं, वो ग्रास रूट लेवल पर काम होने नहीं दे रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि जो हमने ग्रास रूट लेवल की बात की थी ना, ये ग्रास रह गया विदाउट एनी रूट्स। ठीक है, हेंस इन्होंने कुछ रिकमेंडेशन दी, जैसे कि इन्होंने कहा कि जिला परिषद जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट बॉडी होगी इन द स्कीम ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। जिला परिषद को प्रिंसिपल बॉडी बना दिया टू मैनेज द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। डिस्ट्रिक्ट और लोअर लेवल जो थे पंचायती राज सिस्टम को, इनको असाइन कर दिया कि आप प्लानिंग कीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए और मॉनिटर कीजिए रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम को। किसको? डिस्ट्रिक्ट लेवल की बॉडी यानी जिला परिषद। डीडीसी की जो पोस्ट थी वो क्रिएट की। डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर की जो पोस्ट थी वो किसकी रिकमेंडेशन पे बनी थी? जीवीके राव कमेटी ने रेकमेंड किया कि डीडीसी की पोस्ट होनी चाहिए और ये चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होना चाहिए जिला परिषद का। जो इलेक्शंस होने चाहिए वो रेगुलरली होने चाहिए। ये भी किसने कहा? जीवीके राव कमेटी ने कहा। ओके, यहां तक समझ आई आपको? अब अगली जो हमारी कमेटी है वो है एल.एम. सिंघवी कमेटी एंड पंचायती राज। 1986 में कौन थे भारत के प्रधानमंत्री? राजीव गांधी। तो 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट अपॉइंट करती है एक कमेटी टू प्रिपेयर अ कंसेप्ट पेपर ऑन रिविटलाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन फॉर डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ एल.एम. सिंघवी। सीधा याद रखो, राजीव गांधी ने 1986 में एल.एम. सिंघवी कमेटी को बनाया था। इन्होंने क्या रिकमेंडेशन दी? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड, प्रोटेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड। इन्होंने भी सेम बात कही जो अशोक मेहता कमेटी ने कही थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। न्याय पंचायत जो है वो इस्टेब्लिश हो फॉर द क्लस्टर ऑफ विलेजेस। क्या होनी चाहिए? न्याय पंचायत होनी चाहिए जो क्रिमिनल और सिविल केसेस को देखेंगी। विलेज पंचायत शुड हैव मोर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होने चाहिए विलेज पंचायत के पास। द विलेज शुड बी रीऑर्गेनाइज्ड
to make gram panchayats more viable. It also emphasized the importance of gram sabha. इन्होंने ग्राम सभा को क्या कहा, ये एम्बॉडीमेंट है ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स को बनाओ हर स्टेट में ताकि वो मैटर्स को देख सके, जो भी पंचायत राज इंस्टीट्यूशन के इलेक्शन से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे उनको जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स देखेंगे और बाकी मैटर्स को भी ये देखेंगे। नया पंचायत भी बोल सकते हो आप इसको, या जुडिशियल ट्रिब्यूनल्स बोल सकते हो, ठीक है। इसके बाद और भी कमेटी थी, जैसे कि ठंगन कमेटी थी। 1988 में ठंगन कमेटी को बनाया गया। पंचायती राज बॉडी शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनली रिकॉग्नाइज्ड। उन्होंने भी सेम बात कही, 3 टायर सिस्टम के लिए उन्होंने भी फोर्स किया। उन्होंने कहा कि पंचायती राज बॉडीज का जो टर्म है वो 5 साल का होना चाहिए, और जो रिजर्वेशन, ठीक है, वुमेन की जो रिजर्वेशन है ये आपको याद रखना है। वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन की बात की थी वो ठंगन कमेटी ने कही थी, ठंगन कमेटी, ये नोट डाउन कर लो आप कॉपी में। ठंगन कमेटी ने कहा वुमेन के लिए जो रिजर्वेशन है वो होना चाहिए, और ये पॉपुलेशन के बेसिस पर होना चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा कि एक फाइनेंस कमीशन बना दो भाई, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना दो हर स्टेट में, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फाइनेंसेस के रिलेटेड जो मैटर्स होंगे उनको देखेगी। और इन्होंने कहा कि जो डीसी होगा वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होगा जिला परिषद का। एक और कमेटी आती है जिसका नाम है गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी को कांग्रेस पार्टी ने बनाया था 1988 में अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ VN गडगिल। This committee was asked to consider the question of how best पंचायती राज इंस्टीट्यूशन could be made effective. इनकी क्या रिकमेंडेशन थी, सेम कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन दे दो, 3 टायर सिस्टम बना दो, 5 साल का टर्म को फिक्स कर दो, डायरेक्ट इलेक्शंस कर दो, रिजर्वेशन कर दो SC ST विमेंस के लिए, और टैक्सेस की पावर दे दो, स्टेट फाइनेंस कमीशन बना। मतलब अब से पहले जो भी रिकमेंडेशन बाकी कमेटीज ने दी थी, गडगिल कमेटी ने उसका सम अप करके रिपोर्ट सामने रख दी, ठीक है। अब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन कब होता है इसका, ठीक है। सबसे पहले राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट है ये 64th राजीव गांधी की जो गवर्नमेंट है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लेके आती है लोकसभा में 1989 में, टू कॉन्स्टिट्यूशनलाइज पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, और इनको मोर पावरफुल किया जा सके। लोकसभा ने तो इस बिल को पास कर दिया 1989 में, लेकिन राज्यसभा का अप्रूवल इसको नहीं मिला क्योंकि इसका बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन हुआ। क्या अब राजीव गांधी जब थे तब तो नहीं हुआ। फिर आते हैं कौन, VP गवर्नमेंट, VP सिंह की सरकार आती है। राजीव गांधी के बाद जब VP सिंह की सरकार आती है, VP सिंह जी के टाइम पर ना एक कमेटी बनाई थी, एक कमीशन बनाई थी, मंडल कमीशन। तो मंडल कमीशन किससे कंसर्न है, SCs और ST से कंसर्न है। तो VP सिंह की गवर्नमेंट कौन सी थी, नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट। जैसे ही ये ऑफिस में आते हैं नवंबर 1989 में, अंडर द प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफ VP सिंह, इन्होंने अनाउंस किया कि हम पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन करेंगे। जून 1990 में 2 डे कॉन्फ्रेंस होती है चीफ मिनिस्टर्स की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ VP सिंह, ताकि ये पंचायती राज बॉडीज को कैसे स्ट्रेंथन किया जा सके इसके इश्यूज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कॉन्फ्रेंस ने अप्रूवल कर दिया जो भी प्रपोजल दिए थे फ्रेश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ये इंट्रोड्यूस किया लोकसभा में 1990 में, लेकिन ये जो बिल है ये लैप्स हो गया क्योंकि VP सिंह की जो नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट थी इसका फॉल हो जाता है। इसके बाद हमारे महारथी आते हैं, वो है नरसिम्हा राव, ठीक है। अब ये जो नरसिम्हा राव जी हैं, इन्हीं के टाइम पीरियड पर 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आया था। The Congress government under the prime ministership of PV Narasimha Rao once again considered the matter of the constitutionalization of पंचायती राज bodies. अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इन द लोकसभा इन सितंबर 1991, और ये बिल फाइनली इमर्ज होके क्या बन गया, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। और ये फोर्स में कब आया था, 24 अप्रैल 1993। अगर फोर्स कब हुआ ये डेट पूछेंगे तो आपको ये डेट लिखनी है। साथ में इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे 24 अप्रैल, क्योंकि इस दिन हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं हर साल। तो ये सवाल ना पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम्स में, पंचायती राज डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं, 24 अप्रैल को, क्योंकि इस दिन से हमारा जो पंचायती राज बिल है वो लागू हो गया था, फोर्स में आ गया था।
अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस का। क्या सिग्निफिकेंस है? एक नया पार्ट ऐड कर दिया हमारे संविधान में, पार्ट 9, जिसको क्या बोला गया? द पंचायत। इसने 11th स्केड्यूल को भी ऐड किया। कौन सा स्केड्यूल? 11th स्केड्यूल, जिसमें पंचायत आती हैं, और 12th स्केड्यूल में आता है म्यूनिसिपैलिटी। और 9th पार्ट में ऐड किया 11 स्केड्यूल। 11 स्केड्यूल में 29 फंक्शनल आइटम्स थी पंचायत की। जो 9वां पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन का था, इसमें कौन कौन से आर्टिकल? ये आर्टिकल पूछे गए हैं फ्रॉम आर्टिकल 243 टू आर्टिकल 243O। इसको मार्क कर दो, ये इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर देना इसको। पार्ट 9 में कितने आर्टिकल्स आते हैं? फ्रॉम आर्टिकल 243 टू 243O। यहां से यहां तक पंचायती राज के बारे में बताया गया है। इस अमेंडमेंट एक्ट ने आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की शेप को प्रोवाइड किया। ये आर्टिकल 40 मैंने अभी बताया था ना आपको, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, DPSP, जिसने डायरेक्ट किया कि स्टेट जो है वो विलेज पंचायत्स को ऑर्गेनाइज करेंगी, इनको पावर और अथॉरिटी देंगी, सो दैट ये फंक्शन कर सके एज अ सेल्फ गवर्नमेंट। विद द एक्ट पंचायती राज सिस्टम जो है वो अब जस्टिसेबल पार्ट है संविधान का, और स्टेट्स को ये मैंडेटरी है कि वो इस सिस्टम को अडॉप्ट करें। अब हम फीचर्स डिस्कस करेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के। साथ में मैं आपको बता दूं, ये जो एक्ट था ये सिग्निफिकेंट लैंडमार्क था इन द एवोल्यूशन ऑफ ग्रास रूट डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस इन द कंट्री। इसने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी को पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में ट्रांसफर कर दिया। ये एक रेवोल्यूशनरी कंसेप्ट था टू बिल्ड डेमोक्रेसी एट द ग्रास रूट लेवल इन द कंट्री। ठीक है। साइलेंट फीचर में सबसे पहले क्या है? ग्राम सभा। ग्राम सभा। The act provides for a ग्राम सभा as a foundation of the पंचायती राज सिस्टम। तो अगर कोई पूछे कि फाउंडेशन क्या है पंचायती राज सिस्टम का, तो वो है ग्राम सभा। It is body consisting of person registered in the electoral rolls of the village comprised within the area of पंचायत at the village level। विलेज लेवल पे जो इलेक्टोरल रोल बनाया जाता है, एक पर्टिकुलर एरिया डिसाइड किया जाता है, उसमें जो लोग रजिस्टर्ड होंगे इलेक्टोरल रोल में वही पार्टिसिपेट कर पाएंगे। दस इट इज़ अ विलेज असेंबली। ये एक तरीके से विलेज असेंबली है जिसमें सभी रजिस्टर्ड वोटर्स होते हैं इन एरिया ऑफ द पंचायत, राइट। दूसरा हमारे पास आता है 3 टायर स्ट्रक्चर। तो 3 टायर स्ट्रक्चर मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। 3 टायर स्ट्रक्चर में क्या होगा? पंचायत विलेज में होंगी, फिर इंटरमीडिएट लेवल पे होंगी, और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होंगी। अब ये वो स्टेट्स जहां की पॉपुलेशन 20 लाख से ज़्यादा नहीं है, वो इंटरमीडिएट लेवल पे जो हमने बॉडी बनानी है उसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है। तीसरा हमारे पास है इलेक्शन। किसके? इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ पंचायती राज एंड चेयरपर्सन्स। ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत्स एट द विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल shall be elected directly by the people। डायरेक्टली लोग इनको इलेक्ट करेंगे। जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का एट द इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल, इसको इनडायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा। याद रखना, जो चेयरपर्सन होगा, किसका चेयरपर्सन? इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल का। ठीक है। विलेज लेवल की बात नहीं हो रही है, इंटरमीडिएट, विलेज से थोड़ा सा ऊपर देख लो यहाँ पे, विलेज लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इन दोनों के जो चेयरपर्सन होंगे ये इनडायरेक्टली इलेक्ट होंगे। ठीक है। बाई एंड फ्रॉम अमंग्स द इलेक्टेड मेंबर देयर ऑफ। जो हमने विलेज लेवल पर लोगों को इलेक्ट किया है, वो इलेक्टेड मेंबर्स इसके चेयरपर्सन को इलेक्ट करेंगे। हाउएवर जो चेयरपर्सन होगा पंचायत का एट द विलेज लेवल, ये वैसे ही इलेक्ट होगा जैसे हम स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगी। मतलब कि विलेज लेवल का जो चेयरपर्सन होगा उसको जैसे स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगी वैसे उसका इलेक्शन होगा। फिर है रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। सीट्स का रिजर्वेशन और शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए रिजर्वेशन। ठीक है। इन एट ऑल द 3 लेवल, जो 3 लेवल मैंने आपको बताया, तीनों लेवल पे इनकी सीट्स जो होंगी वो रिजर्व होंगी इन प्रोपोर्शन ऑफ देयर पॉपुलेशन। ठीक है। फर्दर यहाँ पे विमेन्स के लिए भी सीट को रिजर्व रखा गया है, ये आपको याद रखना। और कितनी सीट्स है, ये सवाल पूछते हैं कि विमेन के लिए कितनी सीट रिजर्व है? 1/3। 1/3 सीट्स जो हैं ये विमेन्स के लिए भी रिजर्व्ड है। इसके बाद आता है ड्यूरेशन ऑफ पंचायत, यानी कि कितने साल के लिए? 5 साल के लिए
चुनी जाती है कोई भी पंचायत। द एक्ट प्रोवाइड फॉर अ 5-year टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ द पंचायत टू एवरी लेवल, एट एवरी लेवल। फ्रेश इलेक्शन हमने तब तक करवाने जब तक इसका जो 5 साल का टेन्योर है वो खत्म नहीं हो जाता है। फिर है हमारे पास डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन कैसे होगा? अगर वो पर्सन 21 ईयर से बिलो का है तो फिर उसका डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि एज क्राइटेरिया क्या है पंचायत की? 21 है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है वो इलेक्शन कंडक्ट करवाता है किसके? पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो में पढ़ाया है कि लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन करवाती है, और जो सेंटर और स्टेट लेवल के इलेक्शन होते हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया करवाता है। ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस क्या है? बहुत सारी पावर्स है इनके पास। द प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट वगैरह वगैरह। ठीक है। और 11th शेड्यूल में जो 29 मैटर्स मेंशन्ड हैं उन पर भी जो पावर्स और फंक्शन है वो पंचायती राज के पास है। फाइनेंस, तो स्टेट लेजिस्लेचर क्या करता है? अथोराइज करता है पंचायत को कि वो टैक्सेस वगैरह लगा सकते हैं। इसके बाद फाइनेंस कमीशन, गवर्नर ऑफ द स्टेट क्या करता है? हर 5 साल के बाद फाइनेंस कमीशन को अपॉइंट करते हैं। तो ये हमने पढ़ लिया। अब ये जो एक्ट है इसके 2 पार्ट है, एक है कंपलसरी, एक है वॉलंटरली। जो कंपलसरी प्रोविजन है मस्ट बी एडेड टू स्टेट लॉज विच इंक्लूड द क्रिएशन ऑफ न्यू पंचायती राज सिस्टम। मतलब कि जो कंपलसरी पार्ट है उसको स्टेट को इम्प्लीमेंट करना ही करना पड़ेगा। जो वॉलंटरली है ये स्टेट की मर्जी है वो इम्प्लीमेंट करे या नहीं करे। कंपलसरी प्रोविजन में क्या क्या आ जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम सभा इन अ विलेज, ग्राम सभा को ऑर्गेनाइज कराना ही कराना है। डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए, 21 ईयर जो है वो मिनिमम एज होनी चाहिए। ठीक है। और पंचायत एट द विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ये क्या है? कंपलसरी प्रोविजन है। साथ में रिजर्वेशन ऑफ सीट्स जो मैंने आपको पढ़ाई थी वो भी इसमें इंपॉर्टेंट है। 5 ईयर्स का टर्म होना चाहिए पंचायत का। स्टेट इलेक्शन कमीशन को इस्टेब्लिश करो, स्टेट फाइनेंस कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूट करो। ये हो गई कंपलसरी। रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस, ये देना वॉलंटरली है, कंपलसरी नहीं है। पंचायत को पावर्स और अथॉरिटी देना कि वो वहाँ पर सेल्फ गवर्नमेंट की तरह काम कर सके। ये है हमारे पास क्या? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, इसको हमने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। अब हमारे पास आता है म्यूनसिपैलिटीज। द टर्म अर्बन लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया signifies the governance of an urban area by the people through their elected representative। अर्बन एरिया में भी हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं जो अर्बन एरिया की गवर्नेंस करेंगे। ये जो ज्यूरिसडिक्शन होती है अर्बन लोकल गवर्नमेंट की, ये लिमिटेड होती है उस स्पेसिफाई अर्बन एरिया के लिए, विच इज़ डिमार्केटेड फॉर दिस पर्पस बाय द स्टेट गवर्नमेंट। और ये डिमार्केशन कौन डिसाइड कर रहा है? स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। बेसिकली 8 टाइप्स की अर्बन लोकल बॉडीज होती है। इंडिया की बात कर रही हूँ। एक होता है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, फिर होती है म्यूनसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी, कंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट एंड स्पेशल पर्पस एजेंसी। ये जो सिस्टम ऑफ अर्बन गवर्नमेंट है इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज कौन से एक्ट के थ्रू किया गया? थ्रू द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। सेंट्रल लेवल में ये जो सब्जेक्ट है अर्बन लोकल गवर्नमेंट, ये क्या क्या कौन कौन सी उससे डील करता है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, जो एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनाई गई 1985 में। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन केस ऑफ कैंटोनमेंट बोर्ड्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देखती है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर देखती है इन केस ऑफ यूटी, तो यूटीज में जो भी म्यूनसिपैलिटी के एरियाज होंगे वहाँ पर होम मिनिस्ट्री देखती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो नया अमेंडमेंट था इसने पार्ट 9 एक नया पार्ट ऐड किया जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज और नगर पालिकाज से। इसमें कौन कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल याद रखने, आर्टिकल 243P से लेकर 243ZG तक। 243 टू 243O पंचायत से डील करता है। O के बाद क्या आता है? P, तो P से लेकर ZG तक क्या आता है? म्यूनसिपैलिटी आता है। इन एडिशन इस एक्ट ने 12th शेड्यूल को भी ऐड किया था। 11th शेड्यूल था पंचायती से रिलेटेड और 12th है म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड, और इस एक्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस भी दे दिया म्यूनसिपैलिटीज को।
कॉम्पोजिशन की बात करें कौन से आर्टिकल में बताया है, 243R में कॉम्पोजिशन बताई है। जो मेंबर्स होंगे म्यूनिसिपैलिटी के वो इलेक्ट होंगे थ्रू द डायरेक्ट इलेक्शन फ्रॉम टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनाई जाएंगी। जो चेयरपर्सन होगा इज इलेक्टेड इन द मैनर, जो लेजिस्लेचर प्रोवाइड करेगा, जैसे लेजिस्लेचर डिटरमाइन करेगा वैसे चेयरपर्सन को इलेक्ट किया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बता देती हूँ अर्बन बॉडीज का। 1687 से लेकर कब से कब तक, 1687 से लेके 1688 तक जो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनाया था भारत में, वो कहाँ पर बना था, मद्रास में बना था। नोट डाउन कर लो, पहला म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कहाँ पर बना था, मद्रास में बना था। इसके बाद 1762 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को सेटअप किया गया बॉम्बे और कलकत्ता में, ठीक है। पहला कहाँ पे था, मद्रास में। इसके बाद दो जगह पे और बनाया गया 1726 में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बॉम्बे और कलकत्ता में बना। अब ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। लॉर्ड मायो एक रेजोल्यूशन लेके आए 1870 में ऑन फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन, किसकी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की। तो फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन का जो आइडिया है वो कौन लेके आया था, लॉर्ड मायो, अपने रेजोल्यूशन में 1870 के रेजोल्यूशन में। इसके बाद इंपॉर्टेंट है लॉर्ड रिपन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, ठीक है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ये इनका बहुत बड़ा रोल था इन द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इसको ये जो लेके आए थे ना, लॉर्ड रिपन लेके आए थे रेजोल्यूशन ऑफ 1882। लॉर्ड रिपन जो लेके आए थे वो था रेजोल्यूशन ऑफ 1882, जिसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का, इसीलिए इसको फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आपका। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि वो एक ऐसा पर्सन हो जिसको हम स्टेट लेजिस्लेचर के लिए भी चूज कर सके। ओनली डिफरेंस इज दैट वेयर एज द मिनिमम एज फॉर कंटेस्टिंग इलेक्शन हियर इज 21। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए आप 21 साल के होने चाहिए, लेकिन स्टेट लेजिस्लेचर के लिए 25 ईयर्स के होने चाहिए। पावर्स और अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ म्यूनिसिपैलिटी, ये कौन से आर्टिकल में आता है, 243W। ड्यूरेशन क्या होनी चाहिए, 5 साल की ड्यूरेशन होनी चाहिए, इतना आपको याद रखना है। फीचर्स की बात कर लूँ, 3 टाइप्स ऑफ म्यूनिसिपैलिटी होती हैं। कौन सी 3, नगर पंचायत होती है, म्यूनिसिपल काउंसिल होती है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी होती है। नगर पंचायत बहुत सारे नामों से इनको अपने अपने एरिया में बोला जाता है। ये एक ट्रांजिशनल एरिया होता है, मतलब कि ये अभी ना तो रूरल है ना ही अर्बन है, ये बीच का जोन है, इसको नगर पंचायत कहेंगे। म्यूनिसिपल काउंसिल होता है स्मॉलर अर्बन एरिया, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्जर अर्बन एरिया के लिए बनाई जाती है। कॉम्पोजिशन की बात अगर मैं करूं, ऑल द मेंबर्स ऑफ अ म्यूनिसिपैलिटी शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ द म्यूनिसिपल एरिया। इसके बाद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, यहाँ पर भी रिजर्वेशन ऑफ सीट्स होती हैं वुमेन्स के लिए, एससीज के लिए और एसटीज के लिए। इसके बाद ड्यूरेशन क्या होगा, 5 साल का ड्यूरेशन होगा। डिस्क्वालिफिकेशन, आप 21 के होने चाहिए, बस 21 से छोटे हुए तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाई जाती हैं जो इलेक्शंस कंडक्ट करवाती हैं, और स्टेट फाइनेंस कमीशन भी होती है, इसमें 5 साल का टेन्योर होता है उनका भी। पावर्स और फंक्शंस क्या है, इनके पास प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस की पावर है। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स मे बी एंट्रस्टेड टू देम, ठीक है, स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन करना। तो भाइयों और बहनों, अब हम पढ़ेंगे नीति आयोग। 13 अगस्त 2014, डेट याद रख लेना, 13 अगस्त 2014 को मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने 65 ईयर ओल्ड प्लानिंग कमीशन को स्क्रैप कर दिया और अनाउंस किया कि प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करने के लिए हम एक नई बॉडी लेके आ रहे हैं जिसका नाम होगा नीति आयोग। अब इंपॉर्टेंट डेट है, कब नीति आयोग को लाया गया, 1 जनवरी 2015 को। 1 जनवरी 2015 को नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग को लाया गया एज अ सक्सेसर टू द प्लानिंग कमीशन।
However, it should be noted here that Niti Aayog, like that of a planning commission, was also created by an executive resolution of the government of India. मतलब कि जो हमारे यूनियन कैबिनेट है उनके द्वारा बनाई गई है नीति आयोग, और ना ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना ही ये लॉ के द्वारा बनाई हुई बॉडी है, ना ही स्टैट्यूटरी बॉडीज है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको? तो ये कैसी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये आपको याद रखना है, इसका आपने ये फुल फॉर्म याद रखना है। इट्स फंक्शन इज टू फॉस्टर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म through structured support initiatives and mechanisms with the states on a continuous basis, recognizing that strong states make a strong nation. कहीं पर लिखने के लिए आता है या इंटरव्यू आता है तो आप ये बोल सकते हो, नीति आयोग क्या रिकॉग्नाइज करता है? स्ट्रॉन्ग स्टेट्स मेक अ स्ट्रॉन्ग नेशन। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म पर बेस्ड है, यानी कि सेंटर के साथ साथ हम स्टेट्स को भी साथ में लेकर चल रहे हैं। नीति आयोग एक थिंक टैंक है हमारी सरकार का, ये डायरेक्शनल और पॉलिसी इनपुट्स देता है हमारी सरकार को। लॉन्ग टर्म पॉलिसीज और प्रोग्राम्स बनाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए नीति आयोग, और रेलेवेंट टेक्निकल एडवाइस भी देती है सेंटर को भी एज वेल एज स्टेट को भी। द सेंटर टू स्टेट वन वे फ्लो पॉलिसी, जो कि प्लानिंग कमीशन का था। प्लानिंग कमीशन क्या करता था? प्लानिंग कमीशन में क्या था? सेंटर ने पॉलिसीज बनाई, स्टेट्स को इम्प्लीमेंट करनी है, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? अब यहाँ पर स्टेट पॉलिसीज बनाते हैं, स्टेट्स बोलते हैं कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, फिर सेंटर के पास ये जाता है और सेंटर फिर यहाँ से फंड्स देती हैं स्टेट्स को। मतलब कि नीति आयोग क्या है? एक बॉटम टू टॉप अप्रोच है, जबकि प्लानिंग कमीशन एक टॉप टू बॉटम अप्रोच थी। ये मैंने आपको पहले भी पढ़ाया हुआ है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस क्या है नीति आयोग और प्लानिंग कमीशन में? नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया। बेसिकली ये एक थिंक टैंक है या फिर एडवाइजरी बॉडी आप बोल सकते हो नीति आयोग का। प्लानिंग कमीशन ने क्या डिज़ाइन किए थे? 5 ईयर प्लान जो भारत में चले, प्लानिंग कमीशन वो लेके आया था। आप मुझे बताओ पहला 5 ईयर प्लान कब आया था और इसको और कौन से नाम से जाना जाता है? विच टाइप ऑफ बॉडी इज नीति आयोग? ये एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, मैंने आपको बता दिया। 2014 में नरेंद्र मोदी ने अनाउंस किया था प्लानिंग कमीशन का एबोलिशन, और नीति आयोग को क्रिएट किया था थ्रू एन एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन। ना तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ना तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी का मतलब है लॉ के द्वारा बनाई हुई बॉडी। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी का मतलब है जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना ये ऑलरेडी वहाँ पर प्रेजेंट थी। क्या अचीवमेंट है नीति आयोग के? नीति आयोग हैज आइडेंटिफाइड 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, एग्रीकल्चर एंड वाटर रिसोर्सेज, स्किल डेवलपमेंट, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। नीति आयोग ने ऐसे 117 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत थी, जहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं था, फाइनेंशियल इंक्लूजन करना है जहाँ पर हमने, स्किल डेवलपमेंट करनी है जहाँ पर हमने। अब यहाँ पे 117 से मुझे याद आ गया हमारे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो कितने हैं? वो है 17। क्या आपको याद है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कौन कौन से हैं? भाई रट लो इनको, कौन कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। गोल नंबर 1 क्या कहता है? नो पॉवर्टी। 2 कहता है ज़ीरो हंगर। 3 कहता है गुड हेल्थ एंड वेलबींग। 4 कहता है क्वालिटी एजुकेशन। 5 कहता है जेंडर इक्वालिटी। वैसे ही हमारे कितने हैं? 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है जो आपको याद करने हैं। हमारा जो ये नीति आयोग है ना, ये 7 पिलर्स पर बेस्ड है। क्या क्या 7 पिलर्स है? एक तो प्रो पीपल है, ये हमारी जो सोसाइटी के एस्पिरेशंस है एज वेल एज इंडिविजुअल के जो एस्पिरेशंस है उनको फुलफिल करने का काम करता है नीति आयोग। प्रो पीपल, अगर आपको इंटरव्यू में पूछा जाता है ना तो आप ये 7 पिलर्स को याद रख लो। कहीं पे भी इंटरव्यू देने जा रहे हो तो एकदम से आपका जो सटीक आंसर जाएगा और जो इंटरव्यूअर है वो बहुत खुश हो जाएगा आपके आंसर से। प्रो पीपल है, प्रो एक्टिविटी है, इन एंटिसिपेशन ऑफ एंड रिस्पॉन्स टू सिटीजन नीड्स, सिटीजन की नीड्स को ध्यान में रखते हुए काम करता है। पार्टिसिपेशन, सिटीजन्स का इन्वॉल्वमेंट है इसमें। एम्पावरिंग, एम्पावर करता है स्पेशली विमेन इन ऑल द एस्पेक्ट्स, इंक्लूजन ऑफ ऑल। इंक्लूजन ऑफ ऑल मतलब कि सभी लोगों का इंक्लूजन है इररिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, क्रीड एंड जेंडर। एंड द सेकेंड लास्ट वन इज इक्वालिटी, ये सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्पेशली फॉर यूथ। एंड द लास्ट वन इज ट्रांसपेरेंसी, इसने सरकार को और ज़्यादा विजिबल और रेस्पॉन्सिव बनाया है। ये है 7 पिलर्स ऑफ इफेक्टिव गवर्नेंस एनविसेज्ड बाय नीति आयोग। अब ये इंपॉर्टेंट सवाल बहुत सारे
एग्जाम में पूछा गया। नीति आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं? ये होते हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो अभी के टाइम पे कौन है? नरेंद्र मोदी जी। और नीति आयोग के वाइस चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार। ये याद रख लेना, शायद ये ना पूछे बट वाइस चेयरमैन पूछ ले। तो अभी ये करंट भी हैं नीति आयोग के, 2017 में इनको बनाया गया था, राजीव कुमार को वाइस चेयरमैन। यहाँ पर आज का वीडियो मैं खत्म करती हूँ। 73rd 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और नीति आयोग, ये 3 बल्कि टॉपिक्स को हमने कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में सीबीआई, सीवीसी, एनआईए के ऊपर मैं टॉपिक्स लेके आऊँगी। हमारा इंडियन पॉलिटी का कोर्स खत्म होता है, मेरी लास्ट वीडियो जो आएगी वहाँ पर। इसके बाद जितनी भी वीडियोज़ मैंने अभी तक बनाई है और जिस पे MCQs नहीं आए हैं उस पर MCQs के वीडियो आएंगे, फिर हम JNK की पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ माई टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।